तो फटाफट से लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और पहला नंबर सवाल में साथियों पूछा गया कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये जो सवाल है पहला नंबर प्यारे साथियों काफी बार पूछे गए हैं और एमबीबीआई क्वेश्चंस के अंतर्गत ये आता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखिएगा उत्तर में और एक तीर का निशान ऐसे दीजिएगा और लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि गृह प्रबंधन साधारण शब्दों में प्रबंध एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करके जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके, परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंधन है। आम भाषा में शब्द समझने का अगर प्रयास करें प्यारे साथियों तो गृह प्रबंधन क्या है कि जो भी वस्तु हमारे पास अभी उपलब्ध है वो चाहे वो कम दाम का हो, ज्यादा दाम का हो या कम पसंद का हो, ज्यादा पसंद का हो, उसी का उपयोग करके हम अपने जीवन यापन और अपनी इच्छा, अपने उद्देश्यों को अगर पूरा कर ले, अपने परिवार को उसी वस्तु और उसी जो भी हमारे पास धन है या मनी है कुछ भी है उसी से हम अपनी इस जिंदगी को, इस परिवार को आगे बढ़ाए, उसी को हम लोग गृह प्रबंधन कहते हैं। आम भाषा हो गया, लेकिन किताबी भाषा में प्यारे साथियों आपको लिखना है कि गृह प्रबंधन साधारण शब्दों में प्रबंध का एक साधन है। हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करके जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके, परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही परिवार के साधनों का प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण में मूल्यांकन ही गृह प्रबंधन है। प्यारे साथियों इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। चाहे तो आप 2 से 3 लाइन में ही इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि 2 से 3 लाइन में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। टाइम बहुत कम है और आपको सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर एकदम सिंपल से देना है, ऐसा लगे पेपर चेक करने वालों की कि हाँ ऐसा क्वेश्चंस का आंसर दिया गया जो बिल्कुल इसे मिलता जुलता है और राइट आंसर है। घुमाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो ये पहला नंबर सवाल था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है गृह विज्ञान शिक्षा से लाभ क्या है। यानी जो अभी आप गृह विज्ञान यानी होम साइंस लिए हैं और उससे अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है ये आपसे पूछा गया। तो आंसर में प्यारे विद्यार्थियों लिखना है। बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चंस की, कई बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए, महा एमबीबीआई के अंतर्गत ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो लिखना है प्यारे विद्यार्थियों की गृह विज्ञान विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, गृह विज्ञान यानी होम साइंस के अंतर्गत आप लोग आहार कैसे ले, पोषण किस प्रकार की लेना चाहिए, स्वास्थ्य पर निगरानी कैसे रखनी चाहिए, सफाई कैसे रखनी चाहिए घर का, या शिशु का जो कल्याण हो सके उसमें आप कैसा योगदान दे सकते हैं आदि का जो वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है, यानी वैज्ञानिक रूप से आपको उसमें ज्ञान देना है जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्यों को वैज्ञानिक रूप से कर सके। यही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, गृह विज्ञान है। यानी क्या है, होम साइंस है। क्या है, होम साइंस है। तो याद रखने का ये प्रयास आप लोग कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं इसको बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड में फिर से इस बार ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, उस पर जरा नजर डालते हैं। कहता है कि गृह विज्ञान का महत्व बताइए। प्यारे साथियों, तो गृह विज्ञान का महत्व जो होता है अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी बहुत निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है, इस प्रकार, और एक तीर नीचे इस प्रकार दे दीजिएगा और अगला पॉइंट में आप लोग यहाँ पॉइंट बना के लिखिएगा कि गृह विज्ञान का यहाँ पे गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है इसके अंतर्गत। चलिए पहला राइट हो गया। दूसरा है बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी राइट है। सिलाई, गृह विज्ञान, गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो 3 से 4 पॉइंट आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में लिखना है और 2 नंबर आपको पक्के पक्के आपके एग्जाम में मिल जाएगा, इतना आप याद रखिएगा। तो काफी ज्यादा महा एमबीबीआई क्वेश्चंस जिसे आप बोलते हैं वही क्वेश्चंस है प्यारे विद्यार्थियों, और सभी क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी याद रख लीजिए, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, जी हाँ कुछ ही हावर बचे हुए आपके एग्जाम के, और इस सभी क्वेश्चंस को आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विथ रवि चैनल को फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट तक इस चैनल पहुंच पाए
और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आज की इस क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि जब आपके कुछ ही घंटे बाद पेपर होगा तो उसमें यह सवाल आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। चलिए प्यारे साथियों, अगला सवाल है खाद्य संरक्षण। देखिए 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मैं सबूत भी यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। तो खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन क्या है? तो खाद्य संरक्षण जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसका लिखना है अगर आपको तो आंसर में लिखिएगा, यानी फूड को प्रिजर्व आप कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उत्तर में है प्यारे विद्यार्थियों की खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें भोज्य पदार्थ की दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता खराब या कम हुए संग्रहित करके रखा जा सकता है। जैसे आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप, न उसका किसमें भोज्य पदार्थ का दीर्घ काल तक बना रखता है और न उसका पौष्टिक मतलब वो स्वाद होता है वो भी खत्म नहीं होता है, न खराब होता है, न ही वो संक्रमित होता है। तो खाद्य पदार्थ को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने की कला को खाद्य संरक्षण कहते हैं। इतना भी अगर आप लिख देते हैं प्यारे साथियों 4 लाइन तो 2 नंबर पक्का है, और इतना ही लिखने का प्रयास भी आप लोग 4 लाइन में ही कीजिएगा, ज्यादा लिखने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। चलिए हम कुछ और लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहे। तो कहता है खाद्य भोजन संरक्षण वह तकनीक है एवं विधियां है, यानी अलग तरीके से ही लिखना है, ये कुछ अलग तरीके से है। तो कहता है खाद्य भोजन संरक्षण वह तकनीक एवं विधियां है जो खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवों, फफूंदी, विषाणु, कीड़ा मकोड़ा, चूहे या अन्याराम स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थ को लंबी समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। जी हाँ प्यारे साथियों, काफी ज्यादा एमबीबीआई ये क्वेश्चंस आपके लिए होगा और काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी बार ये सवाल जो है पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इस सवाल को निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल की ओर, और 5वां नंबर सवाल जो है प्यारे साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया है कि जल यानी वाटर क्या है। 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, तो जल यानी वाटर से आपसे पूछा गया क्या है। तो इतना तो आप लिख सकते हैं, और इस प्रकार के सवाल जो होता है एकदम इजी सवाल पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से इस साल भी ये पूछे जाएंगे। 2020 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लिखेंगे कि जल वह साफ तरल है, क्या है, जल वह साफ तरल है जो रंगहीन, कोई उसका रंग नहीं है, स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं है, गंधहीन, कोई गंध नहीं है, होता है। क्या होता है, जल वह साफ तरल है जो रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, होता है। कहता है यह ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जी हाँ प्यारे साथियों, O2 और H2 के यहाँ H के प्रयोग से बनता है तो ये क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के क्या हुआ, संयोग से बनता है। तो संयोग से बनता है का रासायनिक संकेत यहाँ पे दिया गया है HO। प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। जल ठोस के रूप में, ठोस यानी जैसे आप बर्फ रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो बर्फ आप खाते हैं वो ठोस हो गया। द्रव के रूप में भी मिलता है जैसे जल हो गया, और गैस के रूप जैसे वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जल जो होता है तीनों रूप में पाया जाता है। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपके एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूरे नंबर 2 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर आपसे बिल्कुल भी काटा नहीं जाएगा। ये आप गारंटी के साथ लिख के रख लीजिए, और ये सवाल जो है निश्चित रूप से इस बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप गेस मान के रखिए। तो जल यानी वाटर के बारे में लिखा गया, तो आपको पता है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन लिखिएगा, होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बना होता है, इतना आप लिख दीजिएगा। और रासायनिक संकेत भी HO लिख सकते हैं। प्राकृतिक में जल 3 रूप में मिलता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है और काफी नंबर आपको इस पर दिए जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो 3 रूप लिखिएगा, ठोस, द्रव और गैस। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चल सके और आपको फिर से एमबीबीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करा सके। तो चलिए फटाफट से, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात करते हैं। तो कहता है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। जी हाँ प्यारे साथियों, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे पूछा गया है क्या है। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आप बायोलॉजी के बारे में या आपके भाई बहन दोस्त कोई भी बायोलॉजी से है तो उनको स्टडी विथ रवि चैनल यानी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि इस पर 2025 के लिए प्यारे साथियों बायोलॉजी के लिए काफी अच्छे टीचर्स को लाया जा रहा है, जो काफी अच्छे से उनको पढ़ाने वाला है और काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो कहता है पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार
एक मटर के दाने जैसा होता है। कैसा होता है? मटर के दाने जैसा। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित क्या करता है? उत्तेजित कर देता है यहाँ पे, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना। पीयूष विकार का मतलब क्या होगा? अगर पीयूष ग्रंथि में अगर कोई खराबी हो गया तो हार्मोन का बहुत अधिक हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो सवाल है आपके लिए महा एमबीबीआई साबित होगा और बार बार पूछे गए सवाल है, इसलिए हम इसको एमबीबीआई क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपको निश्चित रूप से पूछा जा सकता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर में लिखना है कि मासिक धर्म लड़कियों यानी स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाली लाल रंग के स्त्राव को कहते हैं, यानी ब्लड आता है प्यारे साथियों मासिक चक्र में, ठीक है, यानी मासिक धर्म जिसे बोल सकते हैं। कहता है 10 से 15 साल की आयु की लड़की अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देती है। 15 साल के बाद ऐसा शुरू कर देती है, एक अंडा हर एक महीने यहाँ पे उत्सर्जन वो करती है। यह अंडा डिंबवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। कहाँ? यह अंडा जो है डिंबवाहिनी नली होता है इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा कहाँ पे पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय का भी आपको इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा। तो यदि इस डिंब का पुरुष और शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो स्त्राव बन जाता है, यानी खून बन के ये बाहर निकल आता है जो योनि से निष्कासित हो जाती है। इस स्त्राव को मासिक धर्म, रजोधर्म, माहवारी कहते हैं। 3 नाम से जाना जाता है। पहले के जमाने में साथियों, पहले ओल्ड जमाने में इसको माहवारी कहते थे, रजोधर्म कहते थे, लेकिन अब इसको मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। यह महीने में एक बार होता है, याद रखिएगा, और एक अंडा यानी एक एग को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इतना अगर आप लिखते हैं आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, एक भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा। ये स्टडी विथ रवि का वादा है और हर एक क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। अभी से हम कहते हैं कुछ घंटे बचे हुए हैं, जरूर सभी क्वेश्चंस को याद रख लीजिएगा। कहता है गर्भाशय यूट्रस क्या है? जी दोस्तों, गर्भाशय यानी यूट्रस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कहता है कि गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की श्लेष्मिक कला और मांसपेशियों से बनी है। जी नाशपाती आप लोगों ने खाया होगा, उसी की आकार की क्या होती है? यहाँ पे गर्भाशय होती है और श्लेष्मिक कला और मांसपेशियों से क्या है? बनी है। कहता है एक खोखला थैला है। क्या है? गर्भाशय एक प्रकार का खोखला थैला है जो श्रेणी के योनि होगा, यहाँ पे योनि श्रोणी के भीतर स्थित रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है, ठीक है। गर्भाशय के दोनों दाएं और बाएं कोने पर डिंबवाहिनी नली खुलती है, जहां से अंडा जो होता है प्यारे साथियों बाहर आती है, यानी एग जिसे बोलते हैं। नीचे की ओर ग्रीवा योनि के मुख में खुलता है। इस तरह क्या होता है? यहाँ पे गर्भाशय में 2 छिद्र, एक ऊपर और एक नीचे होते हैं। कहाँ पे? गर्भाशय में 2 छिद्र होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। गर्भाशय में ही निषेचित अंडा का विकास होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ होता है? याद रखिएगा डिंबवाहिनी नली में, और वहां से 8 कोशिकीय क्या होता है? मरोला फिर ब्लास्टूला बनता है और वह गर्भाशय में आके क्या होता है? विकास करने योग्य बन जाता है। अगला सवाल की बात करें जो 9 नंबर सवाल है, और ये जो सवाल है प्यारे विद्यार्थियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप इसे जरूर याद रखिएगा। कहता है कान यानी ईयर क्या है? प्यारे विद्यार्थियों कान यानी ईयर के बारे में पूछा गया, तो चलिए कान के बारे में हम कुछ लिखते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए महा एमबीबीआई होने वाला है। जी हाँ, महा एमबीबीआई सवाल होगा और निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों आपसे पूछा जाएगा कि कान यानी ईयर के बारे में क्या है, तो लिखिएगा कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। कान क्या है? 5 यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों में से एक है। क्या? जिसमें ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क और संबंध स्थापित होता है। बिल्कुल, रचना की दृष्टि से कान 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। बिल्कुल राइट है। रचना की दृष्टि जो कान का होता है प्यारे विद्यार्थियों
तीन प्रमुख भागों में यहाँ पे बांटा गया है ईयर को। चलिए जानते हो कौन सा कान का तीन प्रमुख भाग है। तो पहला है बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। तो ये जो है प्यारे साथियों आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जी हाँ फाइनल एग्जाम के लिए महा VVI सवाल है और निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल, जी हाँ प्यारे साथियों अगला सवाल है 10 नंबर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। पूछा जा रहा है कि जीभ यानी टंग क्या है। तो चलिए जीभ के बारे में जानते हैं, जो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कहता है जीभ से स्वाद की अनुभूति होती है। जीभ से क्या होता है, हम कोई ऐसा वस्तु या कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी पदार्थ को खाते हैं तो उसका क्या होता है, हमको स्वाद पता चलता है। जीभ एक मांसल अवयव है, उसमें कोई भी मांसपेशी जो है प्यारे विद्यार्थियों यानी क्या बोलते हैं, कोई भी हड्डी जो होता है वो नहीं होता है जीभ में। जो मुखौवा के निचले तल से जबड़े, जी हाँ मुखौवा के जो निचले तल के जबड़े होते हैं उससे क्या होता है, जुड़ा होता है, हाइक नामक अस्थि से लगा होता है। कौन सी अस्थि से, हाइक नामक अस्थि से। यह आपसे पूछा जा सकता है कि जीभ कौन सी अस्थि से जुड़ा रहता है, तो हाइड, हाइड यहाँ पर याद रखिएगा, कौन, हाइड नामक अस्थि से लगा रहता है, जिसका रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है, आप लोगों ने अभी मुंह खोल के आप देख सकते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख में इधर उधर घुमाने, चबाने, निगलने में सहायता करता है। कौन, जीभ क्या करता है, भोजन को इधर उधर करने, बिल्कुल राइट लेफ्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है। घुमाने चबाने में भी सहायता करता है और निगलने में तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यानी आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा, सॉरी दोस्तों आप लोगों ने इसके बारे में, जीभ के बारे में समझ लिया होगा। तो अगला भी पॉइंट है कुछ जीभ के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। कहता है इससे वस्तु गर्म या ठंडी एवं स्वाद का ज्ञान दे होता है। जी हाँ वस्तु गर्म है या ठंड है, जीभ ही देता है इसका ज्ञान, और ठंडी है या स्वाद का ज्ञान भी जीभ ही देता है। जीभ के अगले भाग से मिठास, जीभ के अगले जो भाग होते हैं प्यारे विद्यार्थी उससे मिठास आता है। पीछे के भाग से तीखापन का स्वाद आता है तथा दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान होता है। इसके बारे में आप हमेशा जानते रहिएगा, आपकी ये जीवन लाइफ के लिए प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अगले भाग से मिठास, इस भाग से जो होता है, ये आगे वाला भाग हो गया, इससे मिठास आता है। ये जो पीछे वाला भाग होता है इससे तीखापन आता है, और किनारे वाला जो दोनों तरफ का ये जो भाग होता है इससे खट्टेपन का स्वाद आता है। तो इतना अगर आप लिखिएगा तो आपके एग्जाम में फुल 2 मार्क्स दिए जाएंगे, एक भी नंबर आपको नहीं काटा जाएगा और इससे बाहर एक भी सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इतना तो आप समझ के रख लीजिए, और कुछ ही घंटे बाद आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। कहता है बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम, नेम्स ऑफ चाइल्डहुड डिजीज का नाम बताइए। बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों का नाम पूछा गया, तो बाल्यावस्था के विभिन्न रोग हो सकते हैं। पहला क्या है, अतिसार। अतिसार क्या है इसका, पहला है खसरा, हैजा, गलसुआ। गलसुआ आपको पता होगा, आप लोगों को भी हुआ होगा, गाल की जो होती है वो फूल जाती है। सर्दी जुकाम, आम बात है, लोग सर्दी जुकाम होता है। निमोनिया हो जाती है, कान दर्द, आंख दुखना और गोल कृमि आदि। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप क्या लिख सकते हैं, अनंत यहाँ पे लिख सकते हैं। सभी आपके लिए MBBI साबित होगा और सभी से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर देना है, और सभी से आपको 2-2 नंबर जो है पूरे उठाना है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि होम साइंस में ऐसे सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए निमोनिया, निमोनिया क्या है चलिए बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निमोनिया के बारे में आपसे बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो कहता है निमोनिया शिशुओं को फेफड़े की वायु कोशिका तथा श्वसन नली को संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। जी दोस्तों निमोनिया जो होता है उसमें संक्रमण करता है, वायु नली को क्या करता है, सिकुड़ा देता है, जिससे वायु लेने में दिक्कत होता है। तो निमोनिया जो होता है शिशु के फेफड़े और वायु कोशिका तथा श्वसन नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह कोकस, यह कोकस नामक जीवाणु जो होता है उसी के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण, प्यारे विद्यार्थियों नाम रखिएगा, कोकस नामक जीवाणु के कारण ही होता है। इससे बचने के लिए बच्चे को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़ा पहनना चाहिए। बिल्कुल ठंड के दिनों में बच्चों को उपयुक्त यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, कपड़े पहनकर रहना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए सवाल है, इसलिए इसको लाया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल 13 नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। विकलांगता क्या है बताइए। तो प्यारे साथियों विकलांगता आपको पता होगा, जो किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति में होने वाला वह नुकसान है
उसे उसकी आयु, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों से जुड़ी सामान्य भूमिका में को निभाने से रोकती है। यही विकलांगता कहलाता है। तो आपको किताबी भाषा में लिखना है और 2 नंबर आपको पूरी तरह से ले लेना है। एक भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए, कहता है तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घकालीन अतिसार क्या है? तो कहता है तीक्ष्ण अतिसार जो है अत्यधिक अतिसार है। यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है। जैसे 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार अस्वच्छ, गले, सड़े और बासी भोजन से होता है। अत्यधिक अतिसार में रोगों को ज्वर, पेट में दर्द या पतले दस्त आते हैं। इसका प्रभाव 1 से 2 दिन तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। कहता है अगर 2 प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घकालीन अतिसार। ये दीर्घकालीन अतिसार कैसा होता है? अधिक समय तक रहता है और रोगी के किसी बीमारी के कारण आंत की अवशोषण शक्ति कमजोर हो जाती है, तब यह रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार अगर आप लिखिएगा तो पूरी तरह से उम्मीद है 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे और इस प्रकार आप 90% को भी प्यारे विद्यार्थियों पार कर सकते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कहता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन और जठर संक्रमण भी हो जाता है, कि मल के साथ रक्त भी आता है। इसीलिए इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रो पाउडर पीते हैं और इलेक्ट्रो पाउडर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, या ORS का भी इस्तेमाल इसमें हम लोग करते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है डिप्थेरिया। जी हाँ, डिप्थेरिया डिजीज क्या है? तो कहता है डिप्थेरिया अत्यंत भयानक संक्रमण रोग है जो कोरिनेबैक्टीरियम टिपिगिनिया डिप्थेरिया होगा यहाँ पे नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवण करके यानी प्रवेश करके गले में पनपने यानी गले में पल्ले लगता है और बच्चों में रोग का लक्षण उत्पन्न होने लगता है। याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये भी काफी बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया। तो कहता है वह जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए संधि यंत्र यानी सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल अगर हम लोग करने लगे की आवश्यकता पड़े तो उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। यानी आप नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते उसको, जैसे दही में जो होता है प्यारे विद्यार्थियों बैक्टीरिया, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं। उसके लिए संधि यंत्र की आवश्यकता हमको चाहिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए। चलिए वायरस यानी विषाणु क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए सवाल है। कहता है वायरस यानी विषाणु क्या है? तो विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। प्यारे साथियों, विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। शरीर के बाहर तो यह मृत समान होता है परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कोरोना वायरस आया था ये शरीर के अंदर क्या जाते ही क्या होता है? जीवित हो जाता है और बाहर क्या होता है? मृत हो जाता है। कहता है कि विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है जो अनेक माध्यमों से व्यक्तियों में प्रवेश कर जाती है, जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, HIV सबसे घातक HIV होता है, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी, कोरोना आदि जो है, कोरोना भी आ गया यहाँ पे, रोग इसी के द्वारा क्या होता है? फैलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है और काफी बार ये सवाल जो है पूछा गया है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है कि पोलियो। जी पोलियो OP भी क्या है? कहता है सबीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा के रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। OVP एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यका अणु होते हैं। यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, दूसरा तथा तीसरा खुराक 4 से 8 सप्ताह के अंतराल में दी जाती है। याद रखिएगा। ज्वार क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता, ताप सामान्य से अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ज्वार कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप हाईलाइट रख लीजिए। कभी सेंटीग्रेड में आपसे पूछा जाएगा तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है। ये व्यक्ति को
जोर कई कारणों से जैसे संक्रमण, कीड़ों के संक्रमण, प्रतिरोध, मध्यस्थता या दुर्भावपूर्ण या नशे आदि से आ जाता है, याद रखिएगा। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और जो काफी आपसे पूछा गया सवाल है और बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। क्षय रोग, तपेदिक, टीपीडी, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? टीबी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो कहता है इस रोग को टीबी, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम है ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। जी हाँ, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे फेफड़ा का तपेदिक हो सकता है, आंत का तपेदिक, ग्रंथियों में क्या हो सकता है तपेदिक, और रीढ़ की हड्डी में तपेदिक, और इससे फेफड़ों का तपेदिक सबसे अधिक फैलता है। यह रोग मनुष्य के अतिरिक्त जानवर में भी हो सकता है, यह भी आप याद रखिए। तो प्यारे साथियों 21 नंबर सवाल की ओर चलते, कहता है टेटनस रोग क्या है? काफी इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, महा इंपोर्टेंट जिसे आप बोलते हैं, और यह आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। कहता है टेटनस रोग क्या है? तो यह रोग अत्यधिक जंग लगे धातु के टुकड़े पर गिरकर चोट लगने के कारण होता है। जैसे धातु के टुकड़े पर अगर जंग लगा हुआ है, उस पर अगर आप गिरे और कट गया और इसमें आपका जो कोशिका है संपर्क में आ गया, तो उससे आपको टेटनस फैल सकता है। कहता है धूल मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है। इस रोग को जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभाव करता है, याद रखिएगा। काफी भयानक घाव इससे उत्पन्न हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे कुछ ही घंटे बाद पेपर में भी देखने को मिल सकता है। अतिसार क्या है? तो कहता है अतिसार जब बच्चा दूध हजम नहीं कर सकता तो उसके पेट में दर्द हो जाता है और दस्त प्रारंभ हो जाता है। साथ ही उसके पेट दर्द के साथ फूल जाती है, पेट एवं पैरों में ऐंठन भी होने लगता है, बार बार टांगों को पेट की तरफ मोड़ना, जिसे अतिसार कहते हैं। यह दूध पीने वाले बोतलों या निप्पल की ठीक से सफाई नहीं करने के कारण तथा मां के भोजन में गड़बड़ी या बदलाव, अधिक मिर्च, मसालेदार भोजन द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। इसीलिए माँ जो होती है बचपन में जो कुछ ही जन्म लेने के बाद अपनी पेट से क्या करती है, वो दूध नहीं पिलाती है, याद रखिएगा। कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन क्या है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? अपने संपूर्ण शरीर को स्वच्छ रखना, जिसमें विशेष तौर पर हाथ, बाल, नाखून, कपड़े की स्वच्छता आदि। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के अपने शरीर के अंगे, कपड़ों स्वच्छता रखने जिससे वह स्वस्थ रहे। तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ग्रामीण स्वच्छता, रूरल सैनिटाइजेशन क्या है? तो कहते ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटाना। व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता, घरेलू पर्यावरणीय स्वच्छता, इन सभी मिला जुला प्रयास ग्रामीण को स्वस्थ रहने में सहायक होता है। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक है स्वस्थ निवास स्थान, शुद्ध पेयजल, मल मूत्र और कूड़े का उचित निवारण, गंदे पानी का निकास और भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ज्ञान रखना, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण क्या है? इन्वायरमेंट से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से याद रखिएगा वायुमंडल, जलमंडल, प्राणी मंडल में अवस्थित क्रमशः भूमि, वायु, जल, इन पर आश्रित समस्त प्राणियों के लिए एक वातावरण तैयार होता है। इसी वातावरण के सामायिक रूप को पर्यावरण कहते हैं। अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो प्लीज स्लो करके देख सकते हैं, आपके पास यूट्यूब पे सभी फैसिलिटी दिया गया है। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कृत्रिम प्रतिरक्षण क्या है? तो कहता है शिशु के शरीर में बाहर से इन्फेक्शन के द्वारा मुख से ओरल ड्रॉप के रूप में या वैक्सीनेशन के द्वारा जो प्रतिरोधक क्षमता प्रवेश कराई जाती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला टीकाकरण द्वारा विभिन्न संक्रमण रोगों की प्रतिरक्षा दवाइयां शरीर के टीके के माध्यम से प्रवेश कराई जाती है, जिससे विभिन्न बीमारियों से बचाव किया जाता है। चलिए दूसरा, संक्रामक रोग से ग्रसित होकर संक्रमण रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसमें रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को कोरोना हो गया और शरीर ने कोरोना के प्रति अपने ही मारने के लिए दवा उत्पन्न कर लिया, तो ये दवा मोमोरी कोशिका कहलाती है। और मोमोरी कोशिका में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है। जब भी अगर कोरोना फिर दूसरे से संक्रमण करेगा तो फिर क्या करेगा, ये एक्टिव होगा और फिर से इसको मारने के लिए आ जाएगा। तो ये इसका फंडा होता है। चलिए बीसीजी क्या है? प्यारे विद्यार्थियों काफी इंपोर्टेंट है। कहता है बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कॉमेट यूरिन है।
बीसीजी का टीका तपेदिक अथवा क्षय रोग के निवारण करता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कहता है अपमिश्रित भोजन फूड क्या है? तो ये जो है मिलावट अथवा अपमिश्रित एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता और प्राकृतिक में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थ में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में कोई तत्व मिलाने के कारण होता है। इतना अगर आप याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फफूंदी के बारे में पूछा गया है, तो फफूंदी जो है प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होता है जिसका अनाजों को बर्बाद करने सभी सूक्ष्म जीवों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कहता है फफूंदी लग जाने से भोज्य पदार्थ तापमान बढ़ जाता है और उनमें क्या होता है, उनमें बदबू आने लगती है, महक आने लगती है, पोषक मूल्य कम हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाती है, भोजन जहरीली और विषाक्त हो जाती है। कहता है पनीर, फल, डबल रोटी, जैम आदि में फफूंदी कोमल आवरण के रूप में जम जाता है। सभी प्रकार के फफूंदी हानिकारक नहीं होता, कुछ भोज्य पदार्थ के स्वाद में वृद्धि भी करता है। ये भी आप याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सवाल होगा। 30 नंबर सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था 20 क्वेश्चन है, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर के रक्त स्त्राव को रोकने के लिए थक्के क्या होगा, थक्के होगा, यहाँ पे क्या होगा, थक्के बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स कुछ लसीले होते हैं, इसलिए कहीं कट जाने पर यह अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं और कट्टे स्थान को भर देते हैं, जिससे रक्त का स्त्राव बंद हो जाता है। सामान्य प्लेटलेट काउंट जो होता है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे याद रखिएगा 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर रक्त होता है, याद रखिएगा। अगला पाचन तंत्र क्या है? काफी बड़ा सवाल और काफी बार पूछे गए सवाल है। तो पाचन तंत्र जठरांत संबंधित मार्ग से बना होता है जिसे जीआई ट्रैक्ट या पाचन तंत्र भी कहा जाता है। पाचन तंत्र के सहायक अंग यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या जीआई ट्रैक्ट अंगों को एक श्रृंखला है जो मुंह से गंदा तक एक लंबी नली के रूप में होती है। पाचन में भोजन के टूटने को छोटी घटकों में शामिल किया जाता है जब तक वह शरीर में अवशोषित नहीं हो जाती, याद रखिएगा। 32 नंबर है कि गलशोध क्या है प्यारे विद्यार्थियों? जो फूल जाता है आपका गाल, वो मम्स के बारे में पूछा गया। तो गलशोध एक संक्रामक रोग है जो अति सूक्ष्म जीवाणु पैरामैक्सोवायरस, जी हाँ, पैरामैक्सोवायरस के कारण होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लार, नाक, स्त्राव या व्यक्तिगत संपर्क से हो सकता है। इस रोग में कान के नीचे दर्द होने लगता है और गाल में सूजन हो जाता है और रोगी को मुंह खोलने और खाने में क्या होता है, दर्द होता है, यानी गाल में पेन होने लगता है। कहता है कि प्राउटो ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होता है? तो प्राउटिक ग्रंथि छोटी छोटी 4 प्रकार की होती है। ये थायराइड की ऊपरी और निचले किनारे के पीछे दाहिने और बाईं ओर स्थित रहती है। आकार में यह मटर के दाने के समान होती है और ग्रंथियां उत्तक से बनी होती है और एक तरफ 2 ग्रंथियां अवटु ग्रंथि में एक ऊपर और एक नीचे रहती है। इसका रंग जो होता है भूरापन और लाल होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। थाइमस ग्रंथि क्या है, ये पूछा गया है। तो यह ग्रंथि अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड्स के नीचे और श्वसन प्रणाली के अग्रभाग में रहती है। कहता है बाल्यकाल में ग्रंथि का आकार बड़ा रहता है और वायु बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है। इस ग्रंथि के स्त्राव का प्रभाव ज्ञानेंद्रियों के विकास और यौन आरंभ पर पड़ता है। इस ग्रंथि के स्त्राव के द्वारा ही अस्थियों में खनिज लवण एकत्र होता है और इसकी मात्रा असंतुलित रहती है, याद रखिएगा। रजनोवृत्ति क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रजनोवृत्ति प्रायःकाल स्त्रियों में 40 वर्ष के बाद ही होता है। इस अवस्था में स्तन के उत्तक ढीले हो जाते हैं, डिम्ब ग्रंथिया में जराकालीन परिवर्तन आ जाता है और छोटा हो जाता है, उसमें रक्त स्त्राव होना बंद हो जाता है, यही रजनोवृत्ति कहलाता है। पोषण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आहार के पाचन, शोषण और संग्रहण के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्रणाली ऐसे पदार्थ को ग्रहण या उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। और अगला सवाल है
सुपोषण और कुपोषण में अंतर बताइए। ये भी काफी बार पूछे गए सवाल है। तो पहला है सुपोषण, जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति को सुपोषण और उत्तम पोषण की स्थिति कहते हैं। उत्तम पोषण द्वारा ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण करता है। कुपोषण क्या होता है? तो कुपोषण जो होता है का शाब्दिक अर्थ है अव्यवस्थित भोजन। जब मनुष्य को इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते तो आवश्यकता से अधिक मिलते हैं तो इसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण मनुष्य के शरीर में वृद्धि, विकास और कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। चलिए, पूर्ण पोषण तत्व एवं सूक्ष्म पोषण तत्व क्या है? तो पूर्ण पोषण तत्व जो होता है शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत ये सब आता है। और तत्व क्या आता है? तो शरीर द्वारा छोटी मात्रा में आवश्यक तत्व जैसे विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अति पोषण से आप क्या समझते हैं? ये भी काफी बार पूछा गया सवाल है कि अति पोषण से आप क्या समझते हैं। निश्चित रूप से इस बार भी पूछा जाएगा। तो कहता है अत्यधिक आहार ग्रहण करने की पोषण की वह अवस्था जिसमें मोटापा हो जाता है और उच्च रक्तचाप, पथरी, हृदय संबंधी अन्य रोग हो जाता है, अति पोषण कहलाता है। यह यहाँ तक कि आयोडीन, लौह तत्व अधिक मात्रा में लेने से एक्सोपैथेलेमिया और हाइपरसाइथीमिया हो जाता है। अति पोषण के कारण निम्नलिखित यहाँ पे कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक भोजन ग्रहण करना, उच्च आर्थिक स्तर और खाने की त्रुटिपूर्ण आदतों का होना। चलिए 40 नंबर सवाल जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, था पोषण तत्व क्या है, इसके क्या कार्य। तो पोषण तत्व वो जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व निम्नलिखित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन, यह शरीर को वृद्धि करता है। वसा की बात करें तो शरीर के 3 प्रकार के अम्ल प्राप्त करते हैं, जैसे लिनोलिन, लिनोलियोनिक और आर्किडोनिक। शरीर के घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति होना अति आवश्यक माना जाता है। कहता है कैल्शियम, यह अस्थि के विकास यानी हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, मजबूती के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जो होता है यह अस्थि के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। लोहा का क्या कार्य है? तो यह शरीर के रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन और लाल रक्ताणु प्रदान कर दूर करता है। गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अति आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन, जो यह 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में घुलनशील कौन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी। तो डेका याद रखिएगा, डेका जो होता है प्यारे विद्यार्थी ये किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई और विटामिन ई यह शरीर के लिए अति आवश्यक है, कई रोगों से बचाता है, जैसे कि हमने डेका बताया है। और डेका याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ई। अगला सवाल, तो प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन था आपके लिए 41 या 42 सवाल था, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एमवीवीआई क्वेश्चन था। और निश्चित रूप से आपके प्यारे विद्यार्थियों कुछ ही घंटों बाद आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे साथियों ये देखने को मिल सकता है। और निश्चित रूप से एमवीवीआई जो क्वेश्चन हो सकता है सभी देने का मैंने आपको प्रयास किया है। सवाल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दीजिएगा। सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, और सभी प्रकार की तैयारी जो है इस चैनल पर लगातार कराई जा रही है। मिलते हैं फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और तोड़ के फोड़ के पेपर को आइएगा। जय हिंद एंड जय भारत।